अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 के जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं ना, अमाइलॉइड डिजीज़ और प्रायोन डिजीज़, इसको देखेंगे कि प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज़ क्या है। ये वीडियो मैं स्पेशली अपनी फ्रेंड लाइबा के कहने पे बनाने लगी हूँ। चलें, आई होप आपको अच्छे से समझ आए और मैं अच्छा ट्रांसफ़र भी कर पाऊँ। अच्छा, प्रोटीन मिसफोल्डिंग क्या है? हमने पढ़ा था प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 3D इमेज होती है प्रोटीन की। एक तो लीनियर स्ट्रक्चर है ना कि अमाइनो एसिड जो है ये अमाइनो एसिड, फिर ये 2 वाला अमाइनो एसिड ये स्पेसिफिक है, फिर 3 अमाइनो एसिड। इसमें जो है वो चेंज है, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन हुई है, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब उसके बाद ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये सारे, ठीक है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, सारा कुछ हमने पढ़ा था ना। तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का एक। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर है ना, इसमें अगर कोई चेंज आएगी, प्रोटीन अच्छे से फोल्ड नहीं हो रही, तो हम कहते हैं प्रोटीन मिसफोल्डिंग हुई है। आई विल ट्राई कि मैं इसमें लाइन बाय लाइन रीड करूँ और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ताकि इजी हो जाए। प्रोटीन फोल्डिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट कैन समटाइम्स रिजल्ट इन इम्प्रॉपर फोल्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो प्रोटीन फोल्डिंग होनी थी ना, ये भी एक प्रॉपर प्रोसेस है कि एक तो वो था कि ट्रांसक्रिप्शन हुई, आरएनए से ट्रांसलेशन हुई, सारा प्रोसेस। प्रोटीन फोल्डिंग भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसमें कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, जैसे माइलोइड प्रायोन डिजीज़ में हम देखेंगे। तो हाउएवर दिस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, अब अगर प्रोटीन सही से फोल्ड ना हो ना, तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो है उन्हें टैग किया जाता है, सेल टैग करता है और डिग्रेड कर देता है। लेकिन सेल का जो ये कंट्रोल सिस्टम है ना कि वो मिसफोल्ड प्रोटीन को डिग्रेड कर दे, अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर मिसफोल्ड प्रोटीन्स बनेंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं, पहले इधर करने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि बेसिकली अमाइलॉइड होता क्या है। तो अमाइलॉइड, अब देखो, अब एक कोई भी, मैं एक नॉर्मल बहुत जनरल सी बात कर रही हूँ, कोई स्पेसिफिक टाइप अल्जाइमर डिजीज़ किसी चीज़ की बात नहीं कर रही, बस नॉर्मली जहाँ पे जो मैं कह रही हूँ वही सोचो। ये एक प्रोटीन है, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, उसने एक प्रोटीन बनाई सेल ने, ठीक है। प्रोटीन जो है वो अपने 3D स्ट्रक्चर में आ गई, ठीक है। ये नॉर्मली ये था प्रोटीन फोल्ड होती है, ये नॉर्मल प्रोटीन है, इसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस सारा कुछ। प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात नहीं कर रहे, मैं आपको पहले बता रही हूँ। जब हम अमाइलॉइड में जब कोई चीज़ देखेंगे ना, तो इन्फेक्शियस प्रोटीन का भी जो आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, और जो सही वाली होगी उसका भी सेम होगा, क्योंकि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। हम बात करें जो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है डिजीजेज हैं, इनमें प्रोटीन के फोल्डिंग में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। चलें अब वापस आएँ। तो सेल प्रोटीन बना रहा था, ये एक नॉर्मल प्रोटीन बनाई। अब होता क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम हम बाद में देखते हैं कौन सी होगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्रोटीन जो है ये जो नॉर्मली यूँ बनी थी, ये देखो ये यूँ हो गई, प्रोटीन मिसफोल्ड हो गई। इसमें बोलेंगे प्रोटीन मिसफोल्ड हो गई, प्रोटीन ठीक से फोल्ड नहीं हुई, जिसने नॉर्मली फोल्ड होना था वो नहीं हुई प्रोटीन। अब नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रोटीन क्या करती है, नॉर्मल प्रोटीन, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन क्या थी, अगर मिसाल के तौर पे ये वो वाली प्रोटीन थी जो प्लाज्मा सेल ने बनाई थी। प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी आईजीजी बनाते हैं, ठीक है। तो ये वो थी प्रोटीन। तो इसका काम था बैक्टीरिया को, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए सारा जो है ये जो भी काम कर रही थी, इम्यूनिटी पे जो फंक्शन कर रही थी, अब वो सारा ये बिसफोल्ड प्रोटीन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अगर ये प्रोटीन जो है ये इंसुलिन थी, ठीक है, वो इंसुलिन जिसने ग्लूकोज को कम करना था, ठीक है, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल काम कर रही थी, जिसके ना होने की वजह से डायबिटीज़ होती है, तो अगर ये प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाए तो अपना नॉर्मल काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन के बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो अगर प्रोटीन मिसफोल्ड होगी वो नॉर्मल अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। ये तो हो गया एक प्रोटीन का मिसफोल्ड मॉलिक्यूल। तो अब ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स क्या करती हैं, अगर जो है ये मिसफोल्ड प्रोटीन्स ज़्यादा सारी बन जाए ना, तो ये एक और, फॉर एग्जांपल फॉर कंसेप्ट इसको देखिए, मेरी खूबसूरत डायग्राम पर मत जाइएगा प्लीज़। ये एक और प्रोटीन मिसफोल्ड प्रोटीन जो है, सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ये इंटरेक्शन करके क्या बना देंगे, ये देखें मिसाल के तौर पे ये इस पॉइंट पे इंटरेक्शन करें अगली वाली मिसफोल्ड प्रोटीन से, फिर अगली वाली से, फिर ये अगली वाली से, तो ये इस तरह से फाइबर बना देते हैं, इसे हम बोलते हैं अमाइलॉइड फाइबर, ठीक है। और जो ये है ना, ये बड़ी नुकसानदेह बात है, क्योंकि जैसे आपने सेल का पढ़ा था, जो कैंसर है जब होता है, एबनॉर्मल सेल हम यही कहते हैं ना, एबनॉर्मल सेल बनते हैं, ठीक है, वो सेल नॉर्मल नहीं होते, तो इसमें कितना डेंजरस है, वो एबनॉर्मल सेल डेथ कोज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कैंसर इज़ अ फैटल डिजीज़ ना,
तो अब देखो इसी तरह से अमाइलॉइड में ये जो अमाइलॉइड फाइबर बन गए हैं ये बहुत डैमेजिंग है, ये बहुत नुकसान कर सकते हैं अगर ये ही अमाइलॉइड फाइबर आपके न्यूरॉन में जमा होने शुरू हो जाएं। वेट फॉर अ मिनट, आप परेशान मत हो, मैं इसे बुक्स की लाइन से भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन वहाँ से क्योंकि मेरे क्लास वालों ने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। अभी हम शिफ्ट हो जाएंगे बुक की तरफ थोड़ी देर में। अमाइलॉइड फाइबर जो है अगर ये नर्व में चला जाए, ठीक है, तो नर्व में का जो है ना, नर्व में जमा होने लग जाए तो नर्व अपना काम नहीं कर पाएगी, एक्शन पोटेंशियल ठीक से नहीं जा पाएगा। तो अब आपका जो नर्व का जो सारा काम है मेमोरी वाला वो ख़राब हो जाएगा। मेमोरी ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा, डिमेंशिया हो जाएगा, भूलने की बीमारी हो जाएगी, आपको चीज़ें जल्दी भूलने लग जाएंगी, ठीक है। और ये अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है, मैं अल्जाइमर डिजीज़ की बात करी। चलें हम वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ। तो अल्जाइमर डिजीज़ हो गई, ठीक है। तो ये सारा जो है ना ये काम था इसका। अब अमाइलॉइड फाइबर है ना जो नॉर्मल प्रोटीन थी, अब इस प्रोटीन को ये डिग्रेड भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन तो एक एंजाइम भी तो हो सकता है ना, प्रोटीन तो एंजाइम भी तो प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर ये एंजाइम था तो वो अपना नॉर्मल काम कर रहा था, अब वो एंजाइम ख़राब हो गया तो क्या वो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड कर पाएगा? क्या वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा? तो आंसर इज़ नो। अब ये अगर तो ये जो प्रोटीन थी वही मिसफोल्ड हो गई, वो नॉर्मल एंजाइम नहीं बना, तो ये काम भी नहीं हुआ। और एंजाइम हो सकता है ये ग्लाइकोलिसिस जो हो रही थी हमारी बॉडी में, जो हमें ग्लूकोज को तोड़ के जो इतनी इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे थे वो वाला हो, कोई प्रोटीन हो जिसकी मिसफोल्डिंग हो गई है, माइलॉइड फाइबर्स बन गए हैं, ऑर्गन्स में टिश्यूज़ में बन गए हैं, जहाँ पे भी जिस भी टिश्यू ऑर्गन में बनेंगे वो टिश्यू के इफेक्ट को डैमेज कर देंगे। तो ये सारा जो है ना बेसिकली अमाइलॉइड का कॉन्सेप्ट है। अब इसको बिल्ड करते हुए ना हम वापस करते हैं, चलते हैं अपने बुक की तरफ। ठीक है, एक सेकेंड, पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ। एक तो ये है कि प्रोटीन फोल्ड ठीक से नहीं हुई, तो और फिर वो जो मिस फोल्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल से उसके अमाइलॉइड फाइबर बने। एक चीज़ ये देख लीजिए, जो अमाइलॉइड फाइबर है डिग्रेड करना ईजी नहीं होता, ठीक है, इट्स नॉट ईजी टू डिग्रेड देम, ठीक है। और ये ज़्यादा देर रहते हैं, इसलिए सेल को मतलब सेल को डैमेज करते रहेंगे। अब जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे अमाइलॉइड आ चुका है बहुत ज़्यादा। अब ये जो अमाइलॉइड है तो क्या जो न्यूक्लियस अपना नॉर्मल काम जा था, जो साइटोप्लाज्म के साथ मिलके कर रहा था, न्यूक्लियस से ने अपना एक कंट्रोल रखा होता है ना, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा था सेल को, तो वो काम नहीं कर पाएगा। वो ये बीच में एक ट्रैफिक समझ लो कि जैम कर रहे हैं। तो ये सारा जो है काम है इसका। दूसरा ये कि अमाइलॉइड इस तरह से भी बनते हैं, एक तो ये मैंने आपको बताया कि प्रोटीन फोल्ड ठीक से नहीं हुई। दूसरा ये कि एक प्रोटीन थी, नॉर्मल प्रोटीन, ठीक है, जो ठीक से फोल्ड हुई थी, कोई एंजाइम ऐसा आया, एंजाइम कोई भी ऐसा जो ख़राब एंजाइम आ गया जो अपना सही काम नहीं कर रहा, उसने इसको इस तरह से काटा या इस पे अफेक्ट किया कि ये जो है इसकी फोल्डिंग ख़राब हो गई, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन बन गई। तो कुछ भी इस तरह से हो सकता है। चलें अब हम वापस आते हैं अपनी लाइंस की तरफ। जी, लाइंस, बुक लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं। मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में अगर स्पॉन्टेनियसली, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन जो है वो स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, और भी कॉज बाय म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन, या किसी जीन में कोई खराबी आई, इस वजह से जो है हमारी जो फोल्डिंग थी वो वहाँ तक सही नहीं हुई, विच देन प्रोड्यूसेज एन अल्टर्ड प्रोटीन, ठीक है, अल्टर्ड प्रोटीन बनेगी, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन एडिशन सम अपेरेंटली नॉर्मल प्रोटीन्स कैन अल्टर एबनॉर्मली प्रोटियोलेटिक क्लीवेज, जो मैं भी बात करी थी कि कुछ नॉर्मल प्रोटीन होंगी और जो एंजाइम्स हैं वो एबनॉर्मल हैं, वो उनकी एबनॉर्मल प्रोटियोलेटिक क्लीवेज कर देंगे, या प्रोटियोलेटिक प्रोटीन को तोड़ना। लाइसिस का मतलब जब आएगा तो इसका मतलब है तोड़ना, ठीक है, प्रोटियोलिटिक प्रोटीन को। तो एबनॉर्मल प्रोटियोलिटिक वे जो ये टेक ऑन अ यूनिक कंफर्मेशन, और वो एक यूनिक कंफर्मेशन ले लेती हैं, जो वो टूटती हैं तो गलत तरीके से टूटती हैं, दैट लीड्स टू द स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ, फिर इससे भी एक ये भी, दूसरा अगर मिसफिल्ड हुई तो भी, तो ये लॉन्ग फिब्रिल बन जाएंगे, फिब्रिलर प्रोटीन असेंबलीज, ठीक है, ऑफ बीटा प्लेटेड शीट्स। ये जो अमाइलॉइड होते हैं इनमें ज़्यादातर बीटा होते हैं, आप प्रेयॉन में भी पढ़ेंगे कि जो इसका जो अमाइलॉइड्स या प्रेयॉन्स में भी जो प्रोटीन्स जमा हो रही हैं वो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं। तो बीटा प्लेटेड शीट्स बने, अकोमुलेशन ऑफ दीज इनसोल्युबल फाइब्रस प्रोटीन। तो ये जो इनसोल्युबल फाइब्रस प्रोटीन जो मिसफोल्डेड गलत हुई हैं, ये वाली फाइब्रस प्रोटीन एग्रीगेट होंगी तो हम कहेंगे अमाइलॉइड्स हैज़ बिन इम्प्लीकेटेड। अब ये अमाइलॉइड्स मैंने आपको बताया था कि जो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स करते हैं। न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर नर्व का कॉमन काम क्या था, एक्शन पोटेंशियल लेके जा रही थी, अपना सारा काम सुकून से कर रही थी, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अमाइलॉइड आ गया, प्रोटीन कोई मिसफोल्ड हुई। अब जो ये अमाइलॉइड जो है ना, ये कैल्शियम आयंस के आयन के ट्रांसफ़र को भी रोकता है ये,
फिर ये अमाइलॉइड क्या करता है, ये न्यूरॉन नर्व की अपोप्टोसिस भी करवा देता है, नर्व सेल को डैमेज भी करवा देगा, ठीक है, उसकी डेथ करवा देगा। तो इस वजह से जो आपके पास जो है ना ये नर्व के जो मतलब ये साइंस है जैसे पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, ये आ जाएंगे। जब न्यूरॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो आपको भूलने की बीमारी भी होगी, तो अल्जाइमर डिजीज भी आ जाएगी, ठीक है। नो रॉकेट साइंस अभी तक तो। The dominant component of the amyloid plaque that accumulates in the Alzheimer disease, AD जो है ना वो पहले अल्जाइमर डिजीज को कह रहे हैं, इस अमाइलॉइड बीटा कह रहे हैं कि जो अब ये स्पेसिफिकली अल्जाइमर डिजीज की बात करने लगे हैं। अल्जाइमर डिजीज में जो चीज़ जमा होती है ना वो अमाइलॉइड बीटा है, ठीक है। तो ए अमाइलॉइड बीटा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड कंटेनिंग इट्स, अच्छा ये इसमें कितनी पेप्टाइड है, ये इसमें 40 से 42 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डिमॉन्स्ट्रेट्स द कैरेक्टरिस्टिक बीटा प्लेटेड शीट। कहते हैं जब हम इस प्रोटीन की इस अमाइलॉइड बीटा को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से देखते हैं ना तो पता चलता है कि बीटा प्लेटेड शीट है, वो तो ये ऊपर भी कह चुके हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है, ये तो चैप्टर के स्टार्ट में ही है ना। इन नॉन ब्रांचिंग फिब्रिल्स, ठीक है, ये जो फाइबर बने थे अमाइलॉइड फाइबर ये नॉन ब्रांचिंग है। दी पेप्टाइड वन, मैं आपको अभी डायग्राम भी बताऊंगी तो आपका थर्ड टाइम जो है ना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहले पेज से, उसके बाद लाइंस, उसके बाद डायग्राम। दी पेप्टाइड व्हेन एग्रीगेटेड इन अ बीटा प्लेटेड शीट कन्फर्मेशन इज दी न्यूरोटॉक्सिक। मैं पहले बता चुकी हूँ, ये 3-4 बार बार बता रहे हैं, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अमाइलॉइड जो मतलब कि यूँ मिसफॉलिड प्रोटीन के जो फाइबर्स हैं ये न्यूरोटॉक्सिक है, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे न्यूरो नर्व्स में एंड इज दिस सेंट्रल पैथोजेनिक इवेंट लीडिंग टू कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, ठीक है। द अमाइलॉइड बीटा दैट इज डिपॉजिटेड इन द ब्रेन, तो अमाइलॉइड बीटा ये मसला पता क्या है, जो सबसे बड़ा मेन मसला है, ये ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। तो अब जो जो चीज़ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी ना वो ब्रेन में जाएगी। जब वो ब्रेन में जाएगी ना तो ब्रेन में तो आपको पता है हमारा सारे बॉडी का कंट्रोल जो है वो नर्वस सिस्टम का जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन। तो अब जब वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होगी ना तो उसका काम नहीं करने देगी। जब वो उसको काम नहीं करने देगी ना तो फिर सारी आपके पास अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, ये सब कुछ आएगा। अच्छा, अल्जाइमर ए बीटा दैट इज डिपॉजिटेड इन द ब्रेन इज ड्राइव बाय, अच्छा अब मुझे वीडियो इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी समझाने के लिए। ओके, अच्छी डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने, ज़रा थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, मेम्ब्रेन के आर पार, ट्रांस आर पार, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक तो एंजाइम की क्लीवेज जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाए या एबनॉर्मल आए। ये एक सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन थी, सुकून से बैठी थी, अपना सुकून से काम करी थी, सारा कुछ सुकून से करी थी, जो इसे नेचर ने जो इसे फंक्शन दिया था वही परफॉर्म करी थी। फिर क्या हुआ कि एक एंजाइम आया जो कि पागल था, ठीक है, क्योंकि वो गलत एंजाइम था, वो आया बीटा सिक्रेटेज इसको क्लीव करने के लिए। तो अब जब ये क्लीव किया ना इसने, तो इसने इसको गलत क्लीव किया, ठीक है। जो नॉर्मल इसको क्लीव करता वो था अल्फा सिक्रेटेज, ठीक है, आना चाहिए था अल्फा सिक्रेटेज को। इसको पता था कि कहाँ से कट लगाना है, ठीक है। ये वो ये वो दर्जी है जिसे पता है कि कहाँ से कपड़ा काटना है और उसको कैसे सिलाई करना है। लेकिन जो बीटा सिक्रेटेज है ना ये वो नकारा बंदा है जिसको नहीं पता। तो ये क्या करता है, ये इसको इस तरह से कट करता है कि प्रोटीन बेचारी को कुछ समझ नहीं आती, और वो बजाय इसके कि अपना टूट के जिसने अपना फंक्शन करना था सेल सिग्नलिंग वाला वो सारा रुक जाता है। उसके बाद गैमा सिक्रेटेज जो है ये नॉर्मल था, ठीक है, ये नॉर्मली होती है। अल्फा सिक्रेटेज के बाद गैमा सिक्रेटेज कट करती है। तो ये ना बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं है फर्स्ट ईयर का, तो इस चीज़ पे स्ट्रेस मत कीजिए। आप बस यूँ समझें कि बीटा सिक्रेटेज ने काटा, उसके बाद गैमा सिक्रेटेज। अब इंपॉर्टेंट इसमें बीटा सिक्रेटेज है क्योंकि ये अब नॉर्मल है, अल्फा की जगह आ रहा है। तो अब जब नॉर्मल प्रोटीन जो है नॉर्मल तरीके से कट हुई तो ये मिसफोल्ड होती है, अब यह माइलॉइड बीटा बन जाती है। जब माइलॉइड बीटा बनती है, मैंने आपको बताया था कि एक मिसफोल्डेड प्रोटीन दूसरी फिर तीसरी चौथी इंटरेक्ट करके क्या बनाती हैं, फाइबर, तो अमाइलॉइड फाइबर बन गया। अब ये देखो स्पॉन्टेनियस एग्रीगेशन ऑफ अमाइलॉइड बीटा स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद एग्रीगेट हो रहा है टू फॉर्म अमाइलॉइड बन गया। अमाइलॉइड क्या इनसोल्युबल जो है ना ये फिब्रिल्स होते हैं बीटा प्लेटेड शीट के, ये इनसोल्युबल होते हैं, सोल्युबल नहीं होते, इसलिए इनका और भी नुकसान है कि जब ये साइटोप्लाज्म में अगर पड़े हुए हैं, किसी भी सेल में पड़े हुए हैं, तो इनसोल्युबल सेल का जो नॉर्मल काम है, जो भी इसने काम करना था, जैसे वो नर्व है तो उसका काम था एक्शन पोटेंशियल लेके जाना, तो वो जब अंदर कैल्शियम आएंगे, सोडियम आएंगे, आयन आपको पता आते हैं जब एक्शन पोटेंशियल होता है, तो ये अंदर अमाइलॉइड पड़े हुए हैं और ये मतलब यूँ समझ लो ट्रैफिक जैम कर रहे हैं, गैर ज़रूरी चीज़ अंदर पड़ी हुई है, डेट्स इट, डैमेजिंग है।
और उसके बाद ये जो अमाइलॉइड फिब्रिल्स का इन्होंने मॉडल दिखाया है और ये इन्होंने पिक दिखाई है फोटोमाइग्राफ अमाइलॉइड प्लेक टेम्पोरल इन सेक्शन ऑफ अ टेम्पोरल कॉर्टेक्स फ्रॉम अ पेशेंट विद अल्जाइमर डिजीज को पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज थी तो ये पता नहीं इन्होंने किस तरह से ऑटोप्सी करके पिक ली है क्या किया है तो उसके टेम्पोरल कॉर्टेक्स में ना अमाइलॉइड प्लेक्स दिखाए हैं कि ये देखो ये अमाइलॉइड प्लेक्स यहाँ पे जमा हुए हैं तो ये क्या कर रहे हैं काम खराब ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा तो कहाँ पहुँचे थे। The amyloid beta that is deposited in the brain is derived by the enzymatic cleavage। ठीक है ये amyloid beta जो ब्रेन में अल्जाइमर डिजीज में जमा हुआ है ये किस तरह से आया है सीक्रेटेज जो एंजाइम है सीक्रेटेजेस ये कौन सा सीक्रेटेजेस है जरा गौर कीजिए बीटा सीक्रेटेजेस है जो मैंने अभी बताया ठीक है फ्रॉम द लार्जर अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन तो जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ना ये लार्जर इसे ये कह रहे हैं कि अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन क्योंकि इससे अमाइलॉइड बना है तो इस अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन पे क्लीवेज की सीक्रेटेज ने ठीक है अ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक्सप्रेस ऑन द सेल सरफेस इन द ब्रेन ठीक है तो ब्रेन में ये जो अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है ये ब्रेन में सेल सरफेस पे थी इसको सीक्रेटेज ने कट किया एंजाइम क्लीवेज की और फिर हमारे पास अमाइलॉइड बन गया अमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड एग्रीगेट बने फिर अमाइलॉइड बीटा एग्रीगेट होगा जनरेटिंग द अमाइलॉइड दैट इज ये अमाइलॉइड बनेगा दैट इज फाउंड इन द ब्रेन पेरेन्काइमा अराउंड द ब्लड वेसल्स ठीक है तो अब ये जो है ना अमाइलॉइड बीटा बन गया जो कि नुकसानदेह है जिसको अब मतलब तोड़ना इस प्रोटीन को तोड़ना भी सेल के जो है वो सेल के लिए आसान नहीं है तो ये जो है ये ब्रेन पेरेन्काइमा में ब्लड वेसल्स के अराउंड जो है ना जमा हो जाएगी मोस्ट केसेस ऑफ माइलॉइड डिजीज आर नॉट जेनेटिकली बेस्ड ऑल्दो एट लीस्ट 5% केस ऑफ फैमिली मतलब ये कह रहे हैं कि जो अल्जाइमर डिजीज है ना खानदान में रन नहीं करती सिर्फ 5% केसेस होते हैं कि अब्बा को भी था तो बच्चे को भी हो गया वरना नॉर्मली ये होता है कि ये मतलब जब एजिड हो जाते हैं ना बंदा तो आपको पता है हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं ये भी ज़्यादा होने लग जाती हैं कोलेजन भी कम होने लग जाता है तो ये सारे एजिड होने के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं वही काम अच्छे से नहीं कर रही होती जो जब यंग था तब कर रही होती है तो तब आपके पास जो है ना ये इस तरह की जो चीज़ें वो आने लग जाएंगी माइलॉइड जमा होना शुरू हो जाएंगे एक्शन पोटेंशियल देर से ट्रैवल करेगा आपको एक चीज़ देर से याद आएगी कि आपने कौन सी चाबी कहाँ रखी थी तो डेट्स मतलब डिमेंशिया हो गया A second biological factor involved in the development of the Alzheimer disease is the accumulation of neurofibrillary tangles। अब ये होता क्या है कि जो माइलॉइड प्लेक है ना ये देखो ये इस तरह से प्लैक बना देता है ये एक माइलॉइड दूसरा माइलॉइड यूं 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 ठीक है तो ये देखो ये माइलॉइड प्लैक बन गया तो ये एक रेजिस्टेंस है सेल अपना काम नहीं कर पाएगा क्या क्या नहीं कर पाता तो अब माइलॉइड प्लैक जो बनते हैं ना ये क्या करते हैं ये ब्लॉक करते हैं आयन चैनल्स को अब आपको पता है आयन चैनल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्व एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करने के लिए सोडियम का अंदर आना पोटेशियम का बाहर जाना कैल्शियम का अंदर आना ये सारा कुछ चल रहा होता है डीपोलराइजेशन तो ख़राब हो गई ये डिस्टर्ब करते हैं कैल्शियम आयन की होम्योस्टेसिस को तो ये भी ख़राब हो गया फिर डिसरेगुलेटेड एनर्जी एंड ग्लूकोज ठीक है और माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये भी और फिर न्यूरॉन की अपोप्टोसिस भी करवाएंगे जब न्यूरॉन की अपोप्टोसिस न्यूरॉन की ही डेथ करवा देंगे तो आपको चीज़ें भूलने लग जाएंगी डिमेंशिया हो जाएगा ठीक है तो इन की कंपोनेंट ऑफ दिस टैंगल प्रोटीन्स जो है वो टॉप प्रोटीन भी है टॉप प्रोटीन में आपको बताती हूँ ये नॉर्मली क्या करती है इसका जो है लिंक होता है अल्जाइमर डिजीज़ के साथ ये भी मतलब जब मिस फोल्ड होती है ख़राब होती है हाइपर फॉस्फोराइलेट होती है ना तो ये इंसोल्युबल हो जाती है इसको भी किल करना मारना सेल के नुकसान हो जाता है और ये भी सेल के लिए मसले खड़ा करती है जो नॉर्मल टॉप प्रोटीन थी ये क्या करती थी हेल्प्स इन दी असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर अब ये अपनी ही मतलब ये जब खराब होती है ना तो अपनी ही दुश्मन बन जाती है डिफेक्टिव टॉप प्रोटीन अपीयर्स टू ब्लॉक द एक्शन ऑफ इट्स नॉर्मल काउंटर पार्ट यानी डिफेक्टिव हो जाएगी ना टॉप प्रोटीन तो नॉर्मल टॉप प्रोटीन को ये उसकी दुश्मन बन जाएगी मतलब अपनी ही नॉर्मल टॉप प्रोटीन को नुकसान पहुंचा रही होगी और अब आगे देख लें ये हमने अभी तक जो पढ़ा अल्जाइमर डिजीज़ है अल्जाइमर डिजीज़ में हमने टॉप प्रोटीन का भी पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि ये थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स थे तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से नर्व को डैमेज करें इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इन पार्किंसन अब हम ये पढ़ रहे हैं कि पार्किंसन डिजीज़ जो है ना ये लाइन हमने अल्जाइमर डिजीज़ में जो एंजाइम था वो सीक्रेटेज था पार्किंसन डिजीज़ में जो एंजाइम है वो कौन सा है अमाइलॉइड इज फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन कौन सी है अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन ठीक है तो इस प्रोटीन से अमाइलॉइड बनता है पार्किंसन में चलें प्रायोन जो है अगर आपको इसकी समझ आ गई है ना तो प्रायोन बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है अब हमारी बॉडी में नॉर्मली PRPC ये नॉन इन्फेक्शियस प्रोटीन है ठीक है प्रायोन जो है ना ये प्रोटीन होती है और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है ये क्या होगा अगर तुम्हारे पास प्रायोन मतलब के प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल ये डिजीज़ होती है ना तो आप सोशल विड्रॉवल करेंगे आपका दिल नहीं करेगा लोगों के साथ बैठने के लिए आप इंसोम्निया
नींद, ठीक है, वो होगा, डिमेंशिया होगा, भूलने की बीमारी होगी, नींद नहीं आएगी, मसल पैरालिसिस होगा, कोमा भी हो सकता है। तो ये इतना सारा कुछ कौन करती है? एक प्रोटीन, एक ऐसी प्रोटीन प्रायोन जो मिसफोल्डेड है, ठीक है, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन में ही आ जाता है। दूसरा, ये प्रोटीन जो है ये आगे रेप्लिकेट भी कर सकती है, इसका थोड़ा सा मतलब अलहदा केस होता है। अच्छा, नॉर्मल जो प्रोटीन थी वो थी पीआरपी-सी, जो हमारी बॉडी नॉर्मल बना रही थी। इसमें थे अल्फ़ा हेलिक्स, ये अपना नॉर्मल काम कर रही थी। जब हमारी बॉडी में कोई ख़राब प्रोटीन है ना, जैसे ये प्रायोन प्रोटीन जो स्क्रैपी, ये एक मतलब आप नॉर्मल इंसानों में ना ऐसे जानवरों का गोश्त खाने से या कंज्यूम करने से जिनको स्क्रैपी फॉर्म जो ये डिज़ीज़ थी, ये आ सकता है कि ये वाली जो पीआरपी-सी है ना, जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है, पीआरपी प्रायोन प्रोटीन स्क्रैपी, ये आ जाए। तो इसमें होते हैं बीटा शीट्स। तो ये क्या करती है, जब ये प्रोटीन आ गई आपने, अब ये अपनी डाइट से ले ली, अब आपके पास आपकी बॉडी के अंदर आ गई, ये क्या करेगी? एक तो ये खुद आवारा है, दूसरा ये वो आवारा दोस्त है जो दूसरे दोस्तों को भी नहीं पढ़ने देता। तो ये पीआरपी-एससी क्या करेगी? ये जो नॉर्मल पीआरपी-सी थी ना, ये इसको भी पकड़ेगी, इसको भी अपने जैसा कर देगी। ठीक है, तो ये देखो इन्फेक्श अब इसने इस पीआरपी-सी को भी क्या किया? इन्फेक्शियस पीआरपी-एससी बना दिया। अब क्या? अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि मैं ये बात पहले बता चुकी हूँ कि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, उसमें चेंज नहीं आता, चेंज आता है 3D स्ट्रक्चर में। तो अब मैं दोबारा बताती हूँ कि पीआरपी जो सी था ये नॉर्मल था, और ये पीआरपी एसी, इन दोनों में अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, बस इनमें फ़र्क जो डिफरेंस है वो इनकी 3D स्ट्रक्चर में है कि ये अल्फ़ा हेलिक्स है, ये बीटा शीट है। अब देखो, अब जब इसने इसको ख़राब कर दिया तो पीआरपी एसी बना दिया, ये भी बीटा शीट है। The interaction of the infectious PRP molecule with a normal PRP causes the normal form to fall into the infectious form, ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म भी इन्फेक्शियस बन गई। फिर उसके बाद ये जो एबनॉर्मल पीआरपी ये क्या करेंगे, जो पीआरपी एस सी है ये बाकी ज़्यादा पीआरपी एस सी बन गए, बस ये सीक्वेंस चलता जाएगा, ये दूसरे वाले पीआरपी सी को भी पकड़ेंगे, उनको भी खराब करेंगे, उनको भी अपने जैसा आवारा कर देंगे। तो these two molecules dissociate and convert to additional non-infectious PRP molecules to the infectious form, ठीक है। तो इस तरह से ये और मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन इन्फेक्शियस हैं उनको भी पकड़ पकड़ के इन्फेक्शियस करते जाएंगे, यानी खुद तो इन्फेक्शियस हैं, जो खुद इन्होंने डैमेज करना वो तो है ही, दूसरी नॉर्मल जो प्रोटीन्स पीआरपी-सी पर ही हैं उनको भी खराब कर रहे हैं। दिस रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन दी इन्फेक्शियस फॉर्म, ठीक है। तो चलें, अब हमने इसके सिम्टम्स पढ़ लिए, ये अब ज़रा बुक की लाइन देख लेते हैं। तो इसमें जो क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज़ है ना, ये इसमें दो चीज़ें की हैं प्रियोन डिजीज़ में बता रहे हैं। एक तो कॉजेटिव एजेंट इसका ट्रांसमिसिबल स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथीज, ये टीएससी, और दूसरा क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज़। इसमें जो इन्होंने डिस्कस किया वो क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज़ का, जो पीआरपी-सी और पीआरपी-एससी की बात कर रहे हैं। तो अब ये देखो, वो ये कह रहे हैं कि डिजीज़ इन दी ह्यूमंस, ये कैसे आते हैं? स्क्रैपी इन शीप, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, स्क्रैपी इन शीप एंड बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी इन कैटल, पॉपुलरली कॉल्ड मैड काउ डिजीज़, ठीक है। मैड काउ डिजीज़ जो है ये हमने एक छोटा सा बॉक्स था एम कैट में पढ़ा था ना, चलो, मैड काउ डिजीज़, ठीक है, कैटल में होती है, ठीक है। तो उसमें ये बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये सिर्फ नाम पढ़ना है, इसमें कोई नहीं है। और जो ये क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज़ है ये ह्यूमन में है, ये स्क्रैपी शीप, जब ये इसको खाएंगे या कंज्यूम करेंगे तो फिर आएगी। आफ्टर एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ प्यूरिफिकेशन, scientists were surprised to find that the infectivity of the agent causing scrappy in sheep was associated with a single protein, यानी कि साइंटिस्ट को पता चला कि जो शीप था जिसमें स्क्रैपी डिजीज थी, ये सिर्फ एक सिंगल प्रोटीन से हो रहा था जो कि पीआरपी-एससी थी, और अगर इंसान इस पीआरपी-एससी को खाएंगे तो उनके अंदर भी, ठीक है। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू प्रोटीलिटिक डिग्रेडेशन, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो मिसफॉल्डेड प्रोटीन है ये प्रोटीलिटिक डिग्रेडेशन से रेजिस्टेंस होती है, टेंड्स टू फॉर्म द इनसोल्युबल एग्रीगेट ऑफ फिब्रिल सिमिलर टू द अमाइलॉइड फंक्शन, ठीक है। उसी तरह से इनसोल्युबल एग्रीगेट बना देंगे। नॉर्मल पीआरपी-सी था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, नॉर्मल है। अब ये होस्ट प्रोटीन है। अब नो प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफरेंस जो है ये मैं पहले बता चुकी हूँ, कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफरेंस नहीं है, कोई पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उनका 3D स्ट्रक्चर डिफरेंस है, ये 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है। रिसर्च हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ नंबर ऑफ अल्फा हेलिसेस जो है ना, पीआरपी-सी में अल्फा हेलिक्स होते हैं, पीआरपी-एस-सी में बीटा शीट होती है, हम बात कर चुके हैं। This conformation difference is presumably what confers relative resistance to proteolytic degradation of infectious prions and permits them to distinguish from the, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क ये है, वो ये फ़र्क बता रहे हैं, मैं इसको ज़रा आसान से बता देती हूँ। पीआरपी-सी में अल्फा हेलिक्स है, पीआरपी-एस-सी में बीटा शीट है, ये नॉन इन्फेक्शियस है, ये इन्फेक्शियस है, ये बॉडी में प्रोड्यूस करे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये शीप स्क्रैपी शीप से आई, और ये नुकसानदेह नहीं है, ये नुकसानदेह है, ये इसकी ये नॉर्मल है, तो जब सेल चाहेगा इसको काट दे, इसकी प्रोटीलिटिक डिग्रेडेशन कर दे तो कर देगा, जब इसकी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मिसफॉल्डेड प्रोटीन्स हैं ये हीट होती हैं, ये इतनी जल्दी से नहीं डिग्रेड होती।
तो इन इन्फेक्टेड प्रोटीन्स द इन्फेक्टिव एजेंट इज दस एन अल्टर्ड वर्जन ऑफ अ नॉर्मल प्रोटीन। ठीक है, तो जो इन्फेक्टिव एजेंट है ना, हम ये कहते हैं कि ये नॉर्मल प्रोटीन का अल्टर्ड जो है ना वो वर्जन है बस, क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस सब कुछ सेम है, बस उसका 3D स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंस है कि अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, विच एक्ट्स एज द इन्फेक्टिव एजेंट इट्स ठीक है, विच एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर, ठीक है, और ये जो इन्फेक्टिव एजेंट है टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है और नॉर्मल को भी खराब कर देता है। दी TSC, ठीक है, ट्रांसमिसिबल स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी इज इनवेरिएबली फैटल, ये फैटल है एंड नो ट्रीटमेंट इज करेंटली अवेलेबल दैट कैन बी, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। चलें जी, जज़ाकल्लाह। आई होप के लाइबा फॉर यू स्पेशली कि आपको प्रेऑन और अमाइलोइड डिजीज़ अब आगे तंग नहीं करेगी। अल्लाह हाफिज़।